हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं, तो एक बार क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जितने भी आप स्टूडेंट के साथ तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और ज़रूरी होता है एग्जाम में तैयारी के साथ साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो। जितना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो ब्रेन है वो पीसफुल होगा, उतना ही अच्छा आप काम कर पाएंगे, उतना ही बेस्ट रिजल्ट आप दे पाएंगे। तो ग्रुप में स्टडी कीजिए, तो उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो एक बार जरूर शेयर कर दें क्लास का लिंक। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप ये फोकस रखना कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जानते हैं क्योंकि जीएस का आपके एग्जाम में पहली बार ऐड हुआ है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो और आपको पता भी नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप डरे नहीं, हमारी पूरी टीम हर सब्जेक्ट के लिए, जीएस के लिए आपके लिए काम कर रही है। तो आप ज़रूर यहाँ पर रहें, पीसफुल होकर स्टडी करें कुछ दिन के लिए, फिर अपने आप में परिवर्तन देखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एसएससी मेंस में आपके लिए क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। तो बताइए जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत को किससे अलग करता है? तो वेरी इजी, पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर है? ये आपका इंडिया, और यहाँ पर आपका पाक स्टेट पाक जलडमरू मध्य है। और ये क्या है आपका? श्रीलंका। तो ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है। किससे अलग करता है? भारत को श्रीलंका से ये अलग करता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। आप देखिए आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रिवर से बनने वाले क्वेश्चन ना आए हुए हैं। तो आपको जो रिवर वाला चैप्टर है वो पूरा तैयार करना है मेंस के लिए। रिवर से, माउंटेन से, पीक से ऐसे क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होती है? ब्रह्मपुत्र नदी को हम भारत में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी है, हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है आप जरूर बताइए। आप ऑप्शन में देख ही रहे हैं, तो आंसर है आपका तिब्बत के पास। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पास से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, मानसर झील के पास एक ग्लेशियर से निकलती है, पंजाब से निकलती है। ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से सही ऑप्शन की आप पहचान करें, बताएं कहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर है आपका मानसरोवर के पास एक झील, एक ग्लेशियर से, एक ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में या चाइना में। तो तिब्बत या चाइना में है आपकी मानसरोवर झील। उसी के पास है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में चेमो युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही वहां पर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में, तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। और सांगपो निकलकर जब हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं दिहांग। ठीक है ना। इसके बाद ये असम में विश्व के सबसे बड़े नदी निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण भी करती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर की ठंडी जलवायु में उगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। इनमें से ऐसी फसल कौन सी है जो केवल कश्मीर में ही उगाई जाती है, भारत के दूसरे राज्यों में वो नहीं पैदा की जाती? या ऐसी फसल, या जम्मू कश्मीर की एक ऐसी फसल जो केवल जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है, ठंडी जलवायु में उगाई जाती है, कैसे भी वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो बताइए ऐसी कौन सी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों केसर। जो सैफ्रॉन है वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही पैदा की जाती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आने लगी है, ग्रीन हाउस आने लगे हैं, और चीज़ें आने लगी हैं, और क्लाइमेट आप चेंज कर सकते हो कुछ एरिया की। तो दूसरे राज्यों में कहीं कहीं पैदावार इसकी देखी गई है क्लाइमेट को चेंज करके, लेकिन ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक रूप से केवल जो केसर है वो जम्मू कश्मीर, भारत के केवल एक राज्य में पैदा किया जाता है। ये आप याद रखना। वैसे तो बहुत सारी फसलें पैदा की जाती हैं, लेकिन एक फसल, क्योंकि जो फसल है हमारी, उस फसल पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का भी पड़ता है, सरकारी नीतियों का भी पड़ता है, व्यक्ति की खुद अपनी इच्छा का भी पड़ता है। बहुत सारे कारक हैं जो किसी भी कृषि को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे जो
है आपका प्रभावित करने वाला ये कारक है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु की सभी सहायक नदियों में से सबसे लंबी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरी इज, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसकी 5 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और भी है, नुब्रा भी इसकी सहायक नदी है, शोक, गिलगित, इस पर भी इसकी सहायक नदी है, शोक भी है, गिलगित भी है, नुब्रा भी है। लेकिन 5 जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इवन एग्जाम में ना उनका सीक्वेंस पूछते हैं, तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। मान लीजिए ये आपकी सिंधु नदी, सिंधु के बाद है आपका सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 सहायक नदी, इनका सीक्वेंस भी याद रखना, आप आगे पीछे करके दे देंगे और क्वेश्चन होगा इनको नॉर्थ से मिलाइए या साउथ से उत्तर की तरफ अरेंज कीजिए। तो आप याद रखना, सबसे उत्तर में सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इस तरह से आपको मिलेंगी ये। ठीक है, तो ये नदी आप याद रखना। और इनमें सबसे लंबी कौन सी है? तो इनमें सबसे लंबी आपकी चिनाब नदी, सिंधु की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी चिनाब। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और जितनी भी भारत में जितनी भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कहते किसको, एक बात करते हैं, तो सहायक नदियां वो होती है छोटी छोटी नदी, बड़ी नदियों में मिलती है, उसके बाद समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, उनकी छोटी नदियां। तो जितनी भी भारत में सहायक नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और यमुना किसकी नदी है सहायक? गंगा की। और इसकी चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में कहाँ स्थापित की गई? तो याद कीजिए, भारत में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ, किस ईयर में लगाई गई? 1904 में लगाई गई। ठीक है, 1904 में पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई। ये भी आपको याद हो ही जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात है कहाँ पर लगाई गई, तो कमेंट करके जरूर आंसर करें बच्चों। तो इसका आंसर आपका चेन्नई। चेन्नई में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी आपकी भारत में। तो याद कर लीजिए, ये है ऑप्शन आपका चेन्नई। मुझे लगता है सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, 1904 में और चेन्नई में। ऐसे जितने भी भारत के उद्योग हैं ना, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, उर्वरक उद्योग, तो ऐसे जो उद्योग हैं वो भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है, इससे रिलेट करके दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमें ये पता चलता है प्रीवियस ईयर से कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सही कंटेंट देंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, याद आपको भी करना पड़ेगा। जब हमारा सपना है कि कैसे हम एग्जाम क्रैक करें, तो उसके लिए जितनी भी कंटेंट है वो भी आपको पता करना है और याद भी करना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के कोरोमंडल तट पर चक्रवाती तूफान से किस महीने में अच्छी बारिश होती है? तो भारत बताइए आप, भारत के कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तट को, जो तटीय मैदान है, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल मैदान। तो किस महीने में उसमें सबसे चक्रवाती तूफान से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आप देखिए, भारत में वर्षा के केवल 4 ही महीने हैं, लेकिन महीने तो 4 हैं, लेकिन चारों महीने लगातार बारिश भी नहीं होती। वर्षा के दिन केवल हैं 40 से 45 दिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में वर्षा के दिन कितने हैं। अगर दिन की बात ऑप्शन में हो तो आप बताना, केवल 40 से 45 दिन। कितने महीने हैं? 4 महीने। जब भी बारिश के कभी 4 महीने होते हैं, क्या आपने नोटिस किया है कि लगातार बारिश होती है? तो लगातार बारिश नहीं होती है, रुक रुक कर आती है। कभी मानसून पहले आता है, कभी लेट आता है। ठीक है ना। तो जो भारत के कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु राज्य में, इसमें नवंबर और दिसंबर में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून के द्वारा या चक्रवाती तूफान के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वो नहीं होती। भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो बारिश आती है, उसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके कि भारत के मानसून को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप किसका उदाहरण है?
द लक्षद्वीप आर द एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहली बात, लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप में 36 द्वीप पाए जाते हैं। पृथ्वी पर हर चीज की उत्पत्ति हुई है। तो आप बताइए लक्षद्वीप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो ये पनडुब्बी भूकंपों से उत्पन्न द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, या कोरल द्वीप है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह में जो 36 आइलैंड्स है, इसका निर्माण हुआ है कोरल द्वीप से। कोरल द्वीप है, कोरल आइलैंड्स है। कोरल जो होते हैं समुद्र में रहने वाले एक जीव होते हैं। इसको हम प्रवाल भी बोलते हैं, इसको हम मूंगा भी बोलते हैं, उसको हम कोरल भी बोलते हैं। ये समुद्र में रहते हैं और चूने का भोजन करते हैं। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया अच्छी लेवल के एग्जाम में कि प्रवाल द्वीप का मुख्य भोजन क्या है, प्रवाल जीव का मुख्य भोजन क्या है? तो लाइमस्टोन रॉक्स, जो चूना घुला हुआ रहता है समुद्र में, ये समुद्र के अंदर रहते हैं और चूने का भोजन करते हैं। चूने की वजह से क्या करते हैं, मरने के बाद एक दूसरे के ऊपर चिपकते रहते हैं, क्योंकि चूने का काम है चिपकाना। ठीक है, चूने का काम है चिपकाना। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जैसे ही दूसरी चीजों को भी, जो भी मलबा है समुद्र के अंदर, कंकर पत्थर रेत है, उसको भी चिपका लेते हैं, खुद भी चिपक जाते हैं। तो ये द्वीप का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं वो प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, भारत के सिंधु गंगा के मैदान किसके कारण उपजाऊ है? द इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया आर फर्टाइल ड्यू टू, इस वजह से। तो आप जानते हैं भारत का जो विशाल मैदान है, जिसको हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का विशाल मैदान भी कहते हैं, वो सबसे उपजाऊ है। वो किस वजह से उपजाऊ है? ऑप्शन देख लीजिए आप। भारी और समय पर बारिश और जंगल की वजह से, पर्वतों से या पहाड़ों से नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ द्वारा, पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों की कड़ी मेहनत, बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए। तो इनमें से किस वजह से विशाल मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी पर्वतों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मृदा है उसके द्वारा। आप जानते हैं जहां पर आज विशाल मैदान है, विशाल मैदान किस किस राज्य में? आपका पंजाब में है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है ना, और असम तक भी है ये। तो ये जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर पहले गर्त था, एक गड्ढा था। उस गड्ढे में क्या हुआ, हिमालय की नदियों द्वारा पर्वतों को काट कर रेत, कंकर, पत्थर, वनस्पति वो सब लाई गई, उस गड्ढे को भरा गया। तो उस वजह से जलोढ़ उसको हम बोलते हैं, जलोढ़ के द्वारा भरा गया, उस वजह से वो उपजाऊ है। क्योंकि हिमालय पर्वत पर जो वनस्पतियां हैं वो अच्छी हैं, अच्छे जीवाश्म मिले, उसमें पोषक तत्व बढ़े, तो विशाल मैदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नर्मदा अपने उद्गम स्थल से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो क्वेश्चन पूछा है जो नर्मदा नदी है वो किस राज्य से निकलती है? नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका आंसर है बच्चों मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, यहाँ पर इससे दो नदी निकलती हैं आपकी, नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है और सोन नदी जो गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी और नर्मदा नदी एक ही स्थान से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। और यहीं से निकलती है आपकी सतपुड़ा पर्वत, कहाँ पर है? एमपी में। तो एमपी में है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है आपकी ताप्ती नदी और वो भी गिरती है आपकी अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, दोनों अरब सागर में गिरती हैं, दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती, दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं। शेयर जरूर करते रहे। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान से संबंधित है? टू विच काइंड ऑफ रॉक्स मार्बल बिलोंग्स। तो आप बताइए जो हमारी पृथ्वी पर चट्टानें हैं, चट्टानें होती हैं बच्चों तीन प्रकार की, प्राथमिक चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो चट्टानों के अलग अलग प्रकार होते हैं, चट्टानों में मिनरल्स पाए जाते हैं, पता है ना आपको? तो आप बताइए संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर जो मार्बल है वो है आपकी रूपांतरित चट्टान। जब जो बहुत सारी चट्टानें हैं जैसे कोयला, जब पृथ्वी के अंदर दबा पड़ा रहता है तो पृथ्वी का दाब और ताप लगता है, तो दाब और ताप की वजह से चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। तो जो चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर ले उसको हम बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो संगमरमर भी आपका रूपांतरित चट्टान है। ये पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है मकराना मार्बल या मकराना संगमरमर। वो कहाँ पाया जाता है? अरावली पर्वत में, राजस्थान में। ठीक है, याद रखना इस चीज को भी, क्वेश्चन में पूछते हैं कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मार्बल कौन सा है? तो मकराना मार्बल। मकराना मार्बल विश्व का सबसे प्रसिद्ध मार्बल है। ठीक है, जो राजस्थान में पाया जाता है अरावली पर्वत में, मकराना।
और इसका निर्माण हुआ है चूना पत्थर से। जब चूना पत्थर पर दाब और ताप पड़ा तो उसने अपना रूप बदलकर मार्बल का रूप ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी किसका हिस्सा है? तो नीलगिरी पर्वत, द नीलगिरी आर द पार्ट ऑफ विच रिवर? ऑप्शन में है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या तमिलनाडु। तो नीलगिरी पर्वत की लोकेशन देखते हैं। आइए, नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर। तो नीलगिरी पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। ये पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको महाराष्ट्र में हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और ये दक्षिण भारत का सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत है। जोग वाटरफॉल भी यहीं पाया जाता है, कर्नाटक में। तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जबकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट पर्वत और ये पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी के द्वारा ही आपस में मिले हुए हैं। लेकिन जो नीलगिरी है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नहीं गुजरती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द गंगा डज नॉट पास? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। इनमें से किन राज्यों में गंगा नदी नहीं बहती? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, आप पता ही है, और ये निकलती है उत्तराखंड राज्य में। महान हिमालय है, सबसे पहली बात करें तो हिमालय से, लेकिन कौन से हिमालय से? महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय उत्तराखंड राज्य है, उत्तरकाशी जिला, गौमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये निकलती तो क्या कहलाती है? आपकी भागीरथी कहलाती है। भागीरथी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिली, तब ये कहलाई गंगा। तो आप बताइए किस राज्य से नहीं बहती? तो आंसर आपका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से नहीं बहती, बल्कि ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश के बाद आपका ये बिहार में भी आती है, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में भी फ्लो करती है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में भी फ्लो करती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ पर है? ए रेन शेडो जोन इज प्रेजेंट इन इंडिया। सबसे पहली बात करें, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते किसको हैं? रेन शेडो एरिया हम कहते किसको हैं? रेन शेडो जोन। तो वो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये आपका पर्वत है, ये आपका पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से बारिश आनी, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से बारिश आनी शुरू हुई, यहाँ से जलवाष्प ऊपर उठी, लेकिन जो बारिश है वो इस पर्वत के टकराव की वजह से यहीं पर हो गई, इस पर्वत के पार नहीं जा पाई। मान लीजिए ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से बारिश आ रही है तो यहाँ सारी बारिश हो जाए, बोर्ड के उस तरफ बारिश ना हो। तो जिस तरफ पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत की वजह से जिस तरफ बारिश ना हो तो उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। जैसे जब यहाँ से बारिश आ रही है तो यहीं पर बारिश हो जाएगी, यहाँ पर बारिश नहीं पहुँचती, तो ये हिस्सा है रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल, अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। जैसे कैसे? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, और जो यहाँ से बारिश आ रही है, जो यहाँ से बारिश आ रही है इस पर्वत की वजह से यहीं पर हो जाएगी, वो बारिश यहाँ पर बहुत कम पहुँचती है। अगर पश्चिमी घाट पर्वत नहीं होता भारत में ज़्यादा बारिश होती, पश्चिमी घाट पर्वत उसको रोक लेता है, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये आपका समझ में आ रहा है, ये पश्चिमी घाट पर्वत इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि महाबलेश्वर और पुणे एक ही स्थान पर है महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी उनकी जो रेनफॉल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेयर करते रहें, पढ़ें सब कुछ और अच्छे से याद करें। हिमालय को इनमें से किस प्रकार के पर्वत के रूप में जाना जाता है? द हिमालयस आर कंसाइडर्ड एज टाइप ऑफ माउंटेन। तो जो पर्वत होते हैं उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो आप बताइए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जैसे अरावली आपका क्या है? अरावली विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, ओल्डेस्ट रिलिक्ट माउंटेन है आपका अरावली। तो आप बताइए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आंसर है इसका बच्चों टेक्टोनिक। कौन सा है आपका? टेक्टोनिक या विवर्तनिक, ठीक है। क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? याद कीजिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से। जब भी किसी भी झील हो वो, या कोई मैदान हो, या फिर कोई पर्वत हो, कुछ भी लैंडफॉर्म हो, कोई भी स्थलाकृति हो, जब उसकी उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से हो, प्लेटों के टकराने की वजह से हो, तो उसको बोलते हैं विवर्तनिक या टेक्टोनिक। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई, तो इसलिए उसको बोलते हैं विवर्तनिक। और जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट की टकराने से जो टैथिस सागर के मलबे में वलन था, वो टैथिस सागर के जो सागर था, जो टैथिस सागर, उसमें जो भी मलबा था उसमें वलन पड़े, मोड़ पड़े, तो इसको हिमालय को हम मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं या वलित पर्वत भी बोलते हैं। याद रखना, हिमालय को मोड़दार या वलित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि जो
जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर में नदियों ने कंकर पत्थर भरे, फिर यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराई तो वहाँ पर मोड़ पड़े, वो उबड़ खाबड़ हुआ। उबड़ खाबड़ होने को हमने वलन बोल दिया। तो हिमालय को वलित पर्वत भी बोलते हैं, हिमालय को मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं यूरेशियन और इंडियन प्लेट आज भी टकराते हैं? तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब आज भी टकराते हैं तो आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। तो इसलिए हिमालय को हम यंग माउंटेन भी बोलते हैं या युवा पर्वत भी बोलते हैं। और बोलने के कारण आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिकी गर्म स्थान माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नाउ रिकॉर्डेड एज इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट? इनमें से भारत के किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है? ऑप्शन में आपके पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो आप बताइए इनमें से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ऐसी पाई जाती है, या जीव जंतु, पौधे, वनस्पति, ये सब कुछ ऐसी पाई जाती है जहां वो बहुत ही फेमस होती है और वो दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती, उसी क्षेत्र के लिए वो मानी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है भारत का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत स्थल में भी मिला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला सोना किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड रेफर टू, इनमें से किसको आप काला सोना कहेंगे? कोयला, पेट्रोलियम, गोल्ड या फिर डायमंड? सभी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और रेगुलर पढ़ें और हमारे साथ रहें। हम बार बार बोलते हैं आपके लिए ऐसे यहाँ पर कंप्लीट कोर्स आ चुका है और रेगुलर आपको क्लासेस मिल ही रही हैं। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, लेकिन आपको बताना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। तो चलिए, तो जो काला सोना है बच्चों वो कहा जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। आज पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर ही निर्भर करती है एक तरह से। पहले जो कोयला था, कोयले पर निर्भर थे हम पूरी तरह से, लेकिन अब चीज़ें नई नई आ रही हैं तो अब पेट्रोलियम को हम बोलते हैं काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? द मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज। तो मानचेस्टर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर हम किसको कहेंगे? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, भाई शेयर करोगे तो सारे स्टूडेंट ग्रुप में स्टडी करोगे, आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा। तो आंसर है आपका, जब जरूर कमेंट किया करें, तो आंसर आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को हम बोलते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र भी है। बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। लेकिन दक्षिण भारत में है आपका कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइस? आप इजीली बता सकते हैं, मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बोलती, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन बोलती हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, एक बार कमेंट जरूर करते रहें जो भी बच्चे देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों केरल। केरल में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए मसालों का बगीचा हम बोलते हैं आपके केरल को। कई बार डेटा चेंज भी हो जाता है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि जो फसल उत्पादन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जनसंख्या है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका डेटा चेंज हो जाता है। आपको अपडेट जरूर करना है, लेकिन इसका निकनेम जो है वो रख दिया गया है, मसालों का बगीचा भारत केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और तापी नदी किस में बहती हैं? नर्मदा एंड तापी रिवर फॉल्स इनटू, इनमें से किस में बहेंगी वो? खंबात की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी? तो ये देखते हैं आपकी, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये है आपकी खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और ये पाक खाड़ी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती हैं? तो आंसर है इसका, ये हिस्सा है खंबात की खाड़ी। ये हिस्सा कौन सा है? खंबात की खाड़ी। तो आपकी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर में गिरती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में आए नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर, तो भी ठीक है। खंबात की खाड़ी तो भी ठीक है, क्योंकि जब किसी सागर और महासागर का जल किसी स्थल खंड के पास जाकर तीन तरफ से समुद्र स्थल खंड से गिर जाए उसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये भी खाड़ी है, ये भी खाड़ी और ये भी खाड़ी। किसका भाग है? सब
हिंद महासागर का भाग है सभी सभी, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, कमेंट में बताइए जरा। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। उसमें किस महासागर का जल आया हुआ है, अटलांटिक महासागर का। तो जब समुद्र का जल समुद्र से के में ही रहे लेकिन स्थल खंड के पास आकर, लिथोस्फीयर के पास आकर तीन तरफ से स्थल खंड से गिर जाए तो उसको बोलते हैं हम खाड़िया से जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉन एज। तो किस नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर जो देश हैं उनकी जो बाउंड्री, उनके नाम भी रख भी दिए गए हैं। जैसे आप देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है ना। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री लाइन है वो मैकमोहन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, ड्यूरन भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो इस तरह से जो बाउंड्री लाइन है वो भी आप याद कर लेना। यहाँ से भी मैचिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन आपकी मेंस में मैचिंग का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यही चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है वो कथन कारण में आ जाएंगी, मैचिंग में आ जाएंगी, स्टेटमेंट में आ जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा और लेवल आपको याद करना है बहुत अच्छे से। तो बच्चों ये थे आपकी आज की क्लास के क्वेश्चन। मैं मिलूंगी आपको हर बुधवार को सुबह के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव क्लास में। तो आप सभी बुधवार को लाइव क्लास जरूर लें क्योंकि 10 से 11 बजे जीएस की यहाँ पर आपको हर रोज क्लास मिलेंगी। क्योंकि हमने क्या किया है आपके लिए, एसएससी मेंस के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स देना है। तो आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी और आपकी जीएस भी आएगी। और जीएस के सब्जेक्ट आप जानते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए आपके लिए आपको तैयार करना है मेंस के लिए। तो इसलिए आप जितना भी शेड्यूल है आप उसको चेक कर लेना। उसके लिए जो आपका क्लास का लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है और जितनी भी क्लास है उसके पीडीएफ भी डाले जाते हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें टेलीग्राम लिंक के द्वारा। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर बने। तो याद रखिए अपने सपनों को हर टाइम जागते सोखते जब तक आपको वो मिल नहीं जाते उनके लिए पूरे डेडिकेट रहिए, पूरी मेहनत जी तोड़ करिए और अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखें, उनको भी कंट्रोल में रखें और मेहनत करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी बार एसएससी का एग्जाम क्रैक करेंगे। गुड लक बच्चों एंड थैंक यू।